एक तरफ लिखिए आप लोग बुक और उनके राइटर। एक इनका फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है आपका। चलिए पहला लिखिएगा, लिखिए थ्रू दी ब्रोकन ग्लास। थ्रू दी, थ्रू THROUG करके, थ्रू दी ब्रोकन, थ्रू दी ब्रोकन ग्लास, ये बुक का नाम है, थ्रू दी ब्रोकन ब्रोकन ग्लास। ये असल में एक ऑटोबायोग्राफी है, नीचे लिख देना ब्रैकेट में ऑटोबायोग्राफी, थ्रू दी ब्रोकन ग्लास लिख देना ऑटोबायोग्राफी। इसमें लिखिएगा TN सेशन। ये किताब किसने लिखी है? TN सेशन ने लिखी है, SHASCEN करके, TN सेशन, TN सेशन। ठीक है, तो SE वाला कि SHA? सेशन, SHEN सेशन। ठीक है, कई में CH भी लिखा होता है, पर SHEAN करके स्पेलिंग है, सेशन। अच्छा, TN सेशन आपका हो गया। फिर दूसरी किताब लिखिएगा, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिवीजन। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स, भी किताब का नाम है, प्राइम प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स डिवीजन। ये लिखिए नीरजा चौधरी, ये किताब जो लिखी नीरजा चौधरी, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिवीजन, नीरजा चौधरी। उसके बाद लिखिए द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स। ये हमारे मसूरी में जो राइटर है उन्होंने लिखी है, आपको पता ही होगा नाम किसकी बात कर रहा हूं मैं, द गोल्डन, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। अभी आपको लाइब्रेरी की जो दुकान है, बुक स्टॉल है, शाम को मिल जाएंगे वहां बैठे हुए, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। फिर लिखिए अगला, ये आ सकता है लोक मांझे संगीत, मराठी नाम है किताब का, लोक मांझे, लोक मांझे संगीत। ये लिख दीजिए किसने लिखी है, इट इज, लिख देना ब्रैकेट में ऑटोबायोग्राफी। ये किसकी भाई ऑटोबायोग्राफी है? लोक मांझे संगीत, शरद पवार, शरद पवार। ठीक है, शरद पवार, शरद पवार। फिर उसके बाद लिखिए अगला, अब जैसे यहीं से एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मॉडर्न में पढ़ाया था कि अच्छा अगला लिखिए किताब, ये शायद आ सकती है, विक्ट्री सिटी, विक्ट्री। अगली किताब लिखिएगा विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी। ये लिखिएगा सलमान रश्दी, सलमान रश्दी। ये नाम भी आपने सुना होगा, राइटर, बहुत फेमस राइटर है, सलमान रश्दी। फिर नेक्स्ट लिखिए मैडम प्रेसिडेंट, मैडम प्रेसिडेंट दी बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। ये आ सकता है भाई, क्योंकि अभी है प्रेसिडेंट, कहीं आ ना जाए। मैडम प्रेसिडेंट दी बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। ये किताब आपकी लिखी है संदीप साहू ने। इसमें लिखिएगा संदीप, संदीप साहू, संदीप साहू, संदीप साहू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा PSLV C56, छोटा सा डालिए PSLV C56। अब ये बहुत ही अनोखा आपका लॉन्च व्हीकल है हमारा, कुछ रिकॉर्ड इसने किया है तो आ सकता है एग्जाम में। रिंग डालिएगा PSLV C56। इसमें पहला पॉइंट लिखिए लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन जुलाई 2023, लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन जुलाई 2023, जुलाई 2023। ठीक है, पहली चीज। दूसरा देखिए दिस लॉन्च व्हीकल या दिस रॉकेट
this rocket launched seven satellites into space, seven satellites into space, which belongs to Singapore. 7 satellites into space, which belongs to Singapore. ठीक है, तो अब यहां से या तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि C-56 कौन सा लेके गया, किस देश की सैटेलाइट को लेके गया, तो आप टिक करना है सिंगापुर को, और कितनी सैटेलाइट्स लेके गया, तो 7। अब खास बात क्या है जो इस सैटेलाइट के इसको बाकियों से अलग करती है, और कह सकते हो कि एक तरीके का हमने इनिशिएट किया इंडिया ने, वो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये अर्थ का सरफेस हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जहां हम खड़े हैं ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने। पहला क्या पढ़ता है आपकी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, और सबसे ऊपर क्या होता है, थर्मोस्फियर। ठीक है, ध्यान रखना, ये खैर मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रख लो, ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मीजोस और थर्मोस्फियर। ठीक है, और अगर हम मोटा मोटा बोले तो लगभग हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो 640 किलोमीटर तक हम मान के चलते हैं, लेकिन जो ग्रेविटी जो जीरो होनी शुरू हो जाती है वो आपको मान के चलनी है कि अप्रोक्स 300 किलोमीटर के ऊपर जाके ग्रेविटी जो होती है लगभग लगभग जीरो होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइटें होती हैं, जो ये रॉकेट्स होते हैं, जब ये लेके जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, तो एक तरीके का ये ऑर्बिट का कूड़ा बन जाते हैं। और ये सिर्फ हमारा ही कूड़ा नहीं है, जितने भी आपके देश हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना, इनके हजारों सैटेलाइट्स जो हैं और जो रॉकेट के पार्ट्स हैं, जो कि सैटेलाइट को छोड़ने के बाद वहीं इसके चारों ओर हमारी अर्थ के घूम रहे होते हैं, एक तरीके का कूड़ा बनते जा रहे हैं चारों ओर। ये PSLV C-56 में पहली बार ऐसा किया है इसरो ने, जो कि किसी कंट्री ने आज तक नहीं किया, कि इन सैटेलाइट को छोड़ने के बाद इसके जो बचा हुआ जो इसका रॉकेट का हिस्सा था, उसके इंजन ने अपने आप को वापस धकेला है टुवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमको ये बात पता है कि जब भी कोई कह सकते हो फॉरेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो बाहर से कहाँ से स्पेस से हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो हमारी एटमॉस्फेयर में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं कि ड्यू टू द फ्रिक्शन, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जितने भी एस्ट्रॉइड्स होते हैं, या जिसको आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में उल्का पिंड, हमारी अर्थ आज तक क्यों बची है, कि जब भी ये एस्ट्रॉइड्स या उल्का पिंड हमारे अर्थ में अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन, जो लेयर्स मैंने बताई, ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मीजोस, ये हवा में जल के बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि इस सैटेलाइट, इस रॉकेट को, PSLV का जो बचा हुआ हिस्सा है, इसको हम लोग वापस लेके आ रहे हैं, और धीरे धीरे करके इसको ऑर्बिट में लेके आएंगे कि अर्थ की जो फोर्स है, G फोर्स है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करे, और वापस जब ये आए तो जल के वहीं पे खत्म हो जाए, जिससे ये जितना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है चारों ओर, ये कूड़ा इकट्ठा होना बंद हो जाएगा। तो हमने ये पहली बार इनिशिएट किया है। अब हमारी देखा देखी हो सकता है कि जो बाकी की कंट्रीज हैं वो भी क्या करें, इसको इनिशिएट करें। तो ये एग्जाम में आपके आ सकता है कि वो कौन सा PSLV, मतलब कौन सा ऐसा रॉकेट है इन चारों में से जिसने रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो रॉकेट का था उसको वापस ऑर्बिट में लेके आए हैं, जिससे वो बर्न हो जाए एटमॉस्फेयर में, और जो डेब्रिस इकट्ठा हो रहा है वो खत्म हो जाए। तो ध्यान रखना PSLV C-56 का। ठीक है, अच्छा, अब यहीं से क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, आपने सुना होगा ना, पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये वर्ड सुने आप लोगों ने। एक आपकी होती है पोलर सैटेलाइट, और एक आपकी, यहाँ पे अर्थ हो गया हमारा भाई, बार बार दिखा दे रहा हूं मैं, क्रस्ट में खड़े हैं। तो पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इनका क्या पूछता है, एल्टीट्यूड पूछता है। और जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने शिरवी को बताया था कि इनका एल्टीट्यूड क्या होता है और इनके फंक्शन क्या होता है। आप में से कोई बता पाएगा वैसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द, या डिफरेंस बिटवीन दी पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और इनका एल्टीट्यूड कितना होता है, किसी को पता है, पोलर सैटेलाइट का और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का? कोई गेस करना चाहेगा कितना हो सकता है इनका एल्टीट्यूड और ये सब? हाँ, एनीवन, किसी को अंदाजा नहीं है? देखो, आपका जो पोलर सैटेलाइट होता है उसको ध्यान रखना, 450 किलोमीटर। ठीक है, बस इतना ही होता है यहां तक। ठीक, और जो जियो स्टेशनरी होती है, ठीक है, उसका जो लेंथ होता है वो टिक करके आना 36,000 किलोमीटर। ठीक है, जितनी भी पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, इनका यूज कहाँ होता है, इनका जो यूज होता है वो आपका होता है किसमें,
आपका जो ये होते हैं, क्या कहते हैं, स्पाइंग सैटेलाइट होती हैं, वेदर सैटेलाइट्स होती हैं, उनमें आपका होता है। ठीक है। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं, इनका जो यूज होता है वो टेलीकम्युनिकेशन हो गया, लाइव टेलीकास्ट मैचेस हो गए, इंटरनेट हो गया, उसमें होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज द एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड लिख दिया, पोलर का 450 किलोमीटर और जियो स्टेशनरी का 36,000 किलोमीटर। और इसका आपने लिख दिया फंक्शन, पोलर का आपका स्पाइंग हो गया, आपका सर्वे करना हो गया, और जियो स्टेशनरी का आपका मैंने बता दिया लाइव टेलीकास्ट, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट। लिख दिया सबने? तो मैं आगे बढ़ूं, यहां तक हो गया? ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं किसके बारे में, न्यू पार्लियामेंट के बारे में। तो लिख दो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। एक एक पॉइंट लिखा रहा हूं, शायद एग्जाम में आ जाए। सेंट्रल, क्योंकि इधर के तो नहीं पूछे गए क्वेश्चन अभी तक इससे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो इसमें लिख लो फटाफट, इनॉग्रेटेड ऑन 28 मई 2023। ठीक है, मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया, इनॉग्रेटेड ऑन 28 मई 2023। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखिएगा, यहीं पे मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं। ये जो नई आपकी पार्लियामेंट बनी है, इसमें जो लोकसभा की कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी ध्यान रखना, 888, यानी कि 888 लोग बैठ सकते हैं इसमें। ठीक है, और राज्यसभा में जो बैठ सकते हैं उसमें लिखिएगा 384। ठीक है, 384। अभी की अगर हम बात करें करंटली की, जो अभी की थी हमारी 552 थी, और राज्यसभा की जो थी वो 250 थी। तो अब देखिए कितना इंक्रीमेंट कर दिया गया है, 552 से 888 कर दिया गया है, और राज्यसभा का जो है वो 384 कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक और चीज समझ लो जो एग्जाम में आपके आ सकता है। ये जो हमने अपनी सीटें फिक्स करके रखी हैं, अब हम बढ़ाने वाले हैं 552 और 250। पूछा जाता है कि किस सेंसस के बेसिस पर और कब तक। दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस, हमने बोला कि भाई हम अपनी सीट लोकसभा की 552 ही रखेंगे और राज्यसभा की 250 रखेंगे। और कब तक रखेंगे, दूसरा पॉइंट पूछा जाता है, तो 2026 तक, अब आने ही वाला है। तो यानी कि हमने पहली तैयारी कर ली कि 2026 के बाद, एज यूजुअल की हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, 140-42 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो एज यूजुअल की जो एमपी होंगे, लोकसभा के मेंबर्स होंगे, राज्यसभा के मेंबर होंगे, वो भी आपके बढ़ेंगे। तो हमने सारी तैयारियां अपनी कर ली है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। ये पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने रखा अभी ब्रैकेट में, कि जो पुराना वाला आपका सिस्टम चला आ रहा था वो किस सेंसस के बेसिस पे था, तो टिक करना 1971 सेंसस। और ये फ्रीजिंग ऑफ सीट कब तक कर रखी थी, तो 2026 टिक करना। ठीक है भाई, सबको समझ में आया यहाँ तक? तो मैं आगे बढ़ूं, कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना किसी को यहाँ पर? तो सर ठीक है, अच्छा उसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमारे यहाँ जो रखा गया है, अप्रोक्स मैं एवरेज बोल रहा हूँ, हर 20 लाख पर एक लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। यानी कि आप सोचिए कि एक 20 लाख की पॉपुलेशन एक लोकसभा के मेंबर को चुन के भेजती है। अब जैसे हमारा उत्तराखंड देख लो, हमारे उत्तराखंड की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 1 करोड़ 20 लाख है। तो एवरेज हमारा 20 से 25 लाख पर एक लोकसभा के मेंबर जाता है। ठीक है, अब उत्तराखंड की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो एज यूजुअल है कि उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं वो भी क्या होंगी, अब बढ़ेंगी, वो भी शायद 7-8 पहुंच जाए जब हर जगह पॉपुलेशन बढ़ रही है तो। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट आपका, इसमें लिखिएगा चीफ आर्किटेक्ट। इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन है, ये जो बनाया गया, और ये सबको बताना किस शेप की, कोई बताएगा मुझे किस शेप की आपकी नई पार्लियामेंट है? शेप कौन सा है इसका? स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है कि सर्किल है कि ट्रायंगुलर है? सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसका लिख लो चीफ आर्किटेक्ट कौन है, विमल पटेल। ये पूछ सकते हैं, विमल पटेल। ठीक है, विमल पटेल इसके चीफ आर्किटेक्ट आपके हो गए। ठीक, और एक वर्ड और लिख लो, सेंगोल। बहुत बवाल हुआ था इसके पीछे, सेंगोल रॉड, SCENGOL, सेंगोल रॉड, सेंगोल रॉड। ठीक है, सेंगोल रॉड। अब ये सेंगोल रॉड क्या थी, आपने देखा होगा कि मोदी साहब जो है वो हाथ में एक छड़ी जो थी उसको सेंगोल रॉड बोलते हैं, वो लेके आए थे। और जहां आपकी नई पार्लियामेंट में जो स्पीकर साहब हैं उनके ठीक बगल में या शायद नीचे की तरफ वो रॉड जो है एक जगह पर स्टैब्लिश की गई थी। तो ये जो सेंगोल रॉड का जो ट्रेडिशन है, ये आपके ध्यान रखना चोल डायनेस्टी से लिया गया है। ठीक है,
चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी में क्या होता था कि जब एक राजा लीव करता था और जब दूसरा किंग आया करता था तो उसको ये सेंगोल रॉड दिया करते थे। ये सेंगोल रॉड माना जाता है कि जस्टिस, मतलब कि सभी के साथ इक्वालिटी रखेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उस तरीके से ये दिया जाता है, और ट्रांसफर ऑफ पावर के तौर पे। और ये भी लिखा हुआ था कि 1947 में जो उस समय के हमारे वॉइसरॉय थे माउंट बेटन, उन्होंने भी यही रॉड जो थी वो जवाहरलाल नेहरू को हैंड ओवर की थी एज अ सिंबॉलिक तौर पे कि भाई हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी वही चीज इन्होंने नए हॉल में आके रख दी। ठीक, ये चीज। और यहाँ से एक और चीज एग्जाम में आ सकता है कि इस मौके पर कि जब आपकी नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया गया 28 मई 2023 को, तो इसको लिख दो, a special rupees 75 coin has been released. A special rupees 75 coin has been released. A special rupees 75 coin has been released. मतलब उस पे नई जो आपकी पार्लियामेंट है, सेंट्रल विस्टा पार्लियामेंट, उसकी फोटो बनी हुई है नीचे आपका, मतलब उसकी वैल्यू ही 75 रुपीज है, लेकिन अब वो लोग कलेक्शन के तौर पे उसको आपके रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा आपका NVS-01 सैटेलाइट। NVS-01 सैटेलाइट। अब क्या है भाई इसमें लिखिएगा, लिखिए इन मई 2023, इन मई 2023 इसरो launched a navigation satellite NVS-01। ठीक है, NVS-01 पहली चीज। दूसरा पॉइंट बना के लिख दो, इट इज अ सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट। ये क्या है आपकी, इट इज अ सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट डेवलप फॉर, क्यों किसके लिए बनाई गई है, डेवलप फॉर नेविक सिस्टम। ठीक है, डेवलप फॉर नेविक सिस्टम। देखो अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं, आपके मोबाइल फोन या आप जो स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं अपनी पोजीशन को जानने के लिए, वो हम लोग क्या करते हैं, जीपीएस को यूज करते हैं। ठीक है, जीपीएस ये किसका है, इसका फुल फॉर्म पता ही होगा आप लोग को, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये जो जीपीएस है, अगर फिर से मैं आपकी अर्थ बनाऊं तो लगभग 24 सैटेलाइट्स का एक क्या है आपका ग्रुप है। ठीक है, जो चारों ओर पृथ्वी हमारे अर्थ के चारों ओर है, और ये जो है आपकी एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता देता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन खराब बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो जीपीएस है ये हमारा नहीं है, ये किसका है, आपका यूएसए का है। तो आप देखिए, आप गूगल में जो गूगल मैप यूज करते हैं, या अपनी घड़ी में गूगल मैप यूज करते हैं, या जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं, और आज की दुनिया में एरोप्लेन से लेकर शिप, जो हवाई जहाज होते हैं या जो पानी के जहाज होते हैं, हर कोई जीपीएस यूज करता है। ठीक है, लेकिन ये अमेरिकन कंपनी या अमेरिकन सरकार का जीपीएस है जो हम यूज करते हैं, और इसके बदले हमको पे भी करना पड़ता है। ऐसे ही आपका यूरोपियन यूनियन का भी अपना एक सिस्टम है, ग्लॉसनॉस। ठीक है, ग्लॉसनॉस, ये यूरोपियन यूनियन का अपना उन्होंने खुद का बना रखा है सिस्टम, ऐसी उन्होंने चारों सैटेलाइट छोड़ रखी है। हमारे भारत में भी हमने पिछले कह सकते हो 10 साल से लगातार हम एक एक करके सैटेलाइट छोड़ते जा रहे हैं, और ये नेविक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो अमेरिकन जीपीएस में या ग्लॉसनॉस पे ना रह के खुद के सैटेलाइट्स पर है, जो कि बहुत जरूरी भी है कि कभी मान लीजिए वॉर छिड़ी तो अमेरिका तो तुरंत जीपीएस बंद कर देगा, हमारे जितने भी हमको सिग्नल देना बंद कर देगा, तो हम तो वॉर में फंस जाएंगे फिर। तो बहुत अच्छी तरीके से अभी नेविक सिस्टम शुरू भी हो गया है, लेकिन अभी एक लूपहोल ये है कि ये जो नेविक सिस्टम शुरू किया गया है बाय द इसरो, ये इंडिया के ऊपर और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, यहाँ पे ही काम करता है। जैसे ही आप इसके बाहर जाते हैं, इसकी सैटेलाइट्स काम करना बंद, क्योंकि अभी इतनी सैटेलाइट्स हम ऊपर पहुंचा नहीं पाए हैं, तो फिर हमको जीपीएस का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये सेकेंड जनरेशन की है, अभी और भी हमको छोड़नी है, और जिस दिन ये कंप्लीट हो गई उस दिन आप सोचिएगा कि जीपीएस को टक्कर देने वाला सिस्टम हम भी क्या कर लेंगे, एक तरीके का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हम लोग क्या कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे। ठीक है,
और जैसे भी आप लोग जो अपना अभी मोबाइल फोन पे या अपना स्मार्ट वॉच में जो जीपीएस यूज करते हो ना, आपकी एक एक हरकत जो है वो गूगल को पता होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों के पास कभी मेल आया है कि आप पूरे महीने भर में कहाँ कहाँ गए थे घूमने के लिए? ऐसा कोई मेल आता है आप लोगों के पास कि आप यहाँ गए, इस दुकान पे गए? इस फोन से आता है। फोन फोन पे आता होगा ना? हाँ, क्योंकि मेरे पास भी आता है ना। वो तो उसमें लिखा होता है कि आप इस शॉप पे इतनी देर रुके, यहाँ गए, ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए या दिल्ली गए, तो सारा बताता है। तो आप सोचो, राइट ऑफ प्राइवेसी तो आपका वैसे ही छीन गया। ठीक है, तो वो उसमें सरकार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रही है धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज। थोड़ी देर डाल दो, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज। आजकल ये बहुत कॉन्सेप्ट चालू हो गया है, न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज। तो देखो, ये जो करंट अफेयर्स ये वाला करते हैं हम लोग, ये हम लोग मानते हैं इन्वायरमेंट का पार्ट। इसमें लिखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट गोइंग टू डेवलप, सेंट्रल गवर्नमेंट गोइंग टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट, फर्स्ट है तो पक्का एग्जाम में आ सकता है, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज कहां पे खुल रहा है? लिखिए, कार्बन न्यूट्रल विलेज एट भिवंडी, एट भिवंडी, एट भिवंडी, भिवंडी एट, इन महाराष्ट्र। कहां पर? इन महाराष्ट्र। तो भिवंडी नाम रखना और महाराष्ट्र नाम रखना, भिवंडी महाराष्ट्र। और यहीं पे लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके पहले हम लोग पहले ही एक चीज शुरू कर चुके हैं, इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो अब दूसरा पॉइंट बढ़ा के लिख लो, इंडिया ऑलरेडी डेवलप, इंडिया ऑलरेडी डेवलप, अगला पॉइंट बना के लिख दो कि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। इंडिया ऑलरेडी डेवलप इट्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ये विलेज की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं इंडिया ऑलरेडी डेवलप्ड कार्बन न्यूट्रल पंचायत, कार्बन न्यूट्रल पंचायत। कहां पर लिखो? कार्बन न्यूट्रल पंचायत, उसका नाम क्या है? पल्ली पंचायत, पल्ली, इसको कर देना अंडरलाइन, पल्ली पंचायत, पल्ली पंचायत। ये कहां खोली गई है? एट जम्मू एंड कश्मीर, पल्ली पंचायत, पल्ली पंचायत एट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पल्ली पंचायत एट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। हो गया यहां तक? जम्मू एंड कश्मीर। फिर लिखिए अगला, एक और लास्ट क्वेश्चन लिख लो, इंदौर, इंदौर का नाम आपने सुना होगा, क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है। इंदौर बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया, बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया which received extended, ये बड़ी अच्छी चीज है, extended producer responsibility credit, extended producer responsibility credit। किसी ने ये वर्ड कभी सुना है? इट इज रिलेटेड टू सम environment thing। Indore became the first city in India which received extended producer responsibility credit। anyone? किसी ने ये वर्ड सुना है? कोई किसी ने सुना? देखो, हाँ, कोई गैस? देखो, ये जो आपका बहुत अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ पूरे भारत में होनी चाहिए, वो ये है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर आपके लिए क्या बनाता है, कोई सामान बनाता है, तो कोई भी सामान, अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कुछ भी, तो पैकिंग के लिए क्या यूज करते हैं? दे यूजिंग प्लास्टिक। अब तो बहुत कम हो गया है, बट अभी भी यूज करते हैं प्लास्टिक और थर्माकोल। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर ये चीजें बनाएगा, प्लास्टिक और थर्माकोल, एक तो उसका जो डिस्पोजल होगा वो इंश्योर करेगा कि वो उसका डिस्पोजल ढंग से होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, जमीन के अंदर नहीं जाना चाहिए, पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, जो वो आइटम बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एक सर्टन के बाद हमें पता है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, मोबाइल फोन से लेकर एलईडी से लेकर। तो ये वो मैन्युफैक्चरर इंश्योर करेगा कि आफ्टर जो भी आपका है 5 साल 6 साल के बाद
या 7 साल, जो भी आप मान के चलें, उसका डिस्पोजल करना उस मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से उसका डिस्पोजल फ्रेंडली तरीके से, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से किया जाए। गॉट इट? तो इसको कहा गया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं वो वीडियो भेजता हूँ आपको, क्या कहते हैं ध्रुव, थोड़ा सा वो देखना, मुझे बताना फिर। ठीक है।